हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कुछ 11 चैप्टर के 29 तक किए। फ्रॉम टुडे क्वेश्चन नंबर 30 न्यूमेरिकल फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 30। देखो क्या है। द लाइट ऑफ इंटेंसिटी 10 to the power -5 watt per meter square falls on a sodium photocell of surface area 2 centimeter square. Assuming that the top 5 layers of sodium absorb the incident energy, estimate the time required for photoelectric emission in wave picture of radiation. The work function of the metal given is a 2 electron volt. ओके, तो यहां पर हमें बोल रखा है कि वेव नेचर हमें कंसीडर करना है। अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, electrons will be emitted within a 10⁻⁹ second whenever the supplied energy is greater than the work function. ओके, इतना तो हमारे पास नॉलेज है कि whenever the supplied energy is equal to or greater than work function, immediately within a 10⁻⁹ second photo electrons will be emitted. लेकिन यहाँ हमें बोला है according to the wave picture, वेव थियरी ऑफ द लाइट। चलो तो उसके लिए देखते हैं। तो हमें यहां पर जो भी डेटा दिया है वो लिखो। इंटेंसिटी I is equal to 10 to the power -5 watt per meter square। देन एरिया दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 2 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर एंड वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पूछा है कि ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए टाइम कितना लगे। तो ये हमारा वर्क फंक्शन, मतलब दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब जो भी है वो उसके अंदर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो हमें फाइंड करना है पहले। तो उसके लिए बोला है कि टॉप 5 लेयर्स ऑफ द सोडियम एब्जॉर्ब द एनर्जी। तब यहां पर एक चीज हमें कंसीडर करनी है कि उसका जो सोडियम एटम है, ईच एटम, उसका सरफेस एरिया कितना है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि कंसीडर surface area of each sodium atom is 10 to the power -20 मीटर स्क्वायर। ये हमें एक एज्यूम करना है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि जो एक है सोडियम, उसका एरिया इतना है, हाँ? और जो भी ऐसे एक का एरिया ऐसे 5 लेयर्स है, तो उसका हमें टोटल सरफेस एरिया मिल सकता है। उस हिसाब से हमें उसके नंबर मिल जाएंगे। यहाँ हमें जो भी सोडियम है उसके नंबर से मतलब है पहले। तो ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ 5 लेयर्स, तो टोटल एरिया ऑफ 5 लेयर्स कितना होगा, एक का एरिया इतना है, 5 लेयर्स का मतलब 5 × 2 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10, मतलब 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये टोटल एरिया है। एक एटम का एरिया इतना है, उसके अंदर ऐसे हमने n इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो भी टोटल एरिया हो जाएगा n मल्टीप्लाई करके, ये इसका एरिया जितना होगा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल एरिया इज इक्वल टू n × इफेक्टिव एरिया ऑफ ईच सोडियम एटम। समझ में आ रहा है? मैं ऐसा कंसीडर कर दिया मैंने कि इसके अंदर n जितने एटम्स है, तो एक का एरिया हमें पता है, इनटू में n कर दो तो टोटल एरिया हो जाएगा, और वो टोटल एरिया हमें गिवन है। क्लियर? और ऐसा मैं बोल सकता
इफेक्टिव एरिया ऑफ ईच एटम। अब यहाँ पर सोडियम की जगह पर कोई और भी दे रखा है तो भी हम इसका एरिया 10 ईच एटम का एरिया 10⁻22 मीटर स्क्वायर। तुम्हें ये याद रखना है, सोडियम की जगह पर कोई और दे दे तो भी हम यही यूज करेंगे। तब टोटल एरिया कितना 10⁻³ एक का एरिया कितना 10⁻20। देन ये हो जाएगा +17 के ऊपर जाएगा तो +20 - 3। इतने नंबर्स प्रेजेंट है। अब कंसीडर कर दो कि एक के अंदर जो भी एटम है, मतलब सोडियम का एटम, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें इंटेंसिटी दे रखी है। तो देखो इंटेंसिटी का यूनिट देखो, इट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट तो वो हो जाएगा पावर, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। ये हमें यूनिट से मिल जाएगा। देयरफॉर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि पावर इज इक्वल टू, आई कैन से इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब अगर इंटेंसिटी इनटू एरिया हुआ देन पावर P इज इक्वल टू, इंटेंसिटी है 10⁻⁻5, एरिया कितना है 2 × 10⁻⁻4, मतलब ये हो गया 2 × 10⁻⁹ वाट। ये हमें पावर मिल गया। ओके, अब पावर से अगर हम एनर्जी बोले तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब जो भी नंबर है उसके हिसाब से अगर मैं बोल दूं देन आई कैन से कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच एटम कितनी है, वो पहले हम कर दे, तब उसके हिसाब से वर्क फंक्शन से हम कर सकते हैं। देन आई कैन से E इज इक्वल टू P अपॉन N। आया समझ में? नहीं, चलो। देन पावर इज इक्वल टू, ये एनर्जी करनी है हमें एब्जॉर्ब बाय ईच। ओके, एब्जॉर्ब बाय ईच मतलब हमें पावर को n से डिवाइड ही करना पड़े। ओके, आप चलो। देन पावर 2 × 10⁻⁻9 और नंबर कितने हमारे पास 10⁻17। तो एनर्जी कितनी हुई 2 × 10⁻, ये -17 होगा तो -17 and 9 -26 जूल। दिस मच ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन एवरी सेकंड, ऐसा बोल सकते हैं एब्जॉर्ब इन एवरी सेकंड। एवरी सेकंड में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। चलो, तब अगर यहां पर वर्क फंक्शन को देखें तो वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर उसको कंपेयर करो तो वर्क फंक्शन का मतलब सोच लो क्या है कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 2 1.6 10⁻⁻19 3.2 10⁻⁻19 जूल। दिस मच ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं 2 × 10⁻26। दिस एनर्जी इज मच लेस देन द वर्क फंक्शन। According to the photoelectric effect, electrons will not be emitted. But wave nature से सोचे तो वेव नेचर से ऐसा हमें बोला था कि कुछ टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा? तो लीनियर रिलेशन लगा दे हम कि एनर्जी और टाइम। एनर्जी कितनी 2 × 10⁻⁻26, उसके लिए टाइम कितना 1 सेकंड। तो ये 3.2 10⁻⁻19 के लिए कितना टाइम लगे? ओके, देन इट इज 3.2 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय
2 इंटू 10⁻⁻26। ओके, ये हो जाएगा 1.6, और ये प्लस 26 माइनस 19, तो 26 माइनस 19 ये हो जाएगा 7, तो 1.6 10⁻7 सेकंड लगेगा। चलो अब इसको अगर तुम्हें ईयर में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि ये टाइमिंग मतलब कितना, 1.6 10⁻7 सेकंड मतलब है कितना, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 7 सेकंड अगर ईयर में कन्वर्ट करना है, देन 365 डेज 24 आवर्स एंड 3600, अगर उसे डिवाइड कर दो तो इतना ईयर लगेगा। और करो कैलकुलेशन, कुछ तुम्हें टाइम मिलेगा 0.51 ईयर, मतलब इतना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से कभी भी इतने साल के बाद भी, इतने सेकंड्स के बाद भी कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होता। दिस इज अकॉर्डिंग टू द थियरी, थियरिटिकल बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली नॉट एट ऑल पॉसिबल। चलो नंबर 31, क्या है 31 में, कि हमें कुछ ऐसे क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, देखो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट चैप्टर 10 में है और चैप्टर 10 हमारा बाकी है, तो इस रिलेटेड थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। चलो, एक्सपेरिमेंट कैन परफॉर्म यूजिंग एक्सरे फॉर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू द एप्रोप्रिएट वोल्टेज विच प्रोब हैज ग्रेटर एनर्जी। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे कंपैरिजन दे रखा है कि वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है और उसकी स्पेसिंग लेटाइस में और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31 kg है। तब यहाँ पर जो भी हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि एक्सरे और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटिंग एप्रोप्रिएट वोल्टेज, तब किसके पास ऐसे ग्रेटर एनर्जी होगी। अब तो हमें कंपेयर करना है एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो चलो नंबर 31 ऐसा कर देते हैं पहले कि एनर्जी ऑफ फोटोन E is equal to h nu hc upon lambda 6.625 10⁻34 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी दी है हमें 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10। चलो करो कैलकुलेशन इसकी और कितना आंसर मिल रहा है बोलो। ये कुछ मिलेगा तुम्हें 19.89 कुछ -16 जूल में मिलेगा। चलो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो अब तो मालूम है, जस्ट डिवाइड विथ 1.6 10⁻19 और वो कुछ तुम्हें मिलेगा 12.43 10⁻3 electron volt. In short, you can say 12.43 kilo electron volt. This is the energy of photon of wavelength 1 angstrom. चलो अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होती है ½ mv², otherwise we can say p²/2m and we will use p²/2m because wavelength given है हमें and we know the de Broglie wavelength का रिलेशन lambda is equal to h/p, p is equal to h/λ, तो ये हो जाएगा h²/λ² into 2m because lambda is h/p. okay, then ये एनर्जी
अगर यहाँ पर फोटोन के लिए है तो हर एक जगह पर EP कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है देन EE कर देते हैं। 6.625 का स्क्वायर और ये 10⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा -68 और ये -22 9.11 10⁻31 तो हमें गिवन है। चलो करो कैलकुलेशन। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? वो कुछ तुम्हें मिलेगा 2.4152 10⁻, कुछ मिलेगा -17 जूल। चलो अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दो। चलो करो कैलकुलेशन। कितना मिल रहा है? एज ए 1.5095 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसी को हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है देन 0.15095 10⁻³ मतलब 0.15 नियर अबाउट और 1 कर दो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये है 12.43 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज 0.15, है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर द सेम वेवलेंथ एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ energy of photon is greater than energy of electron। और इसीलिए हम बोलते हैं कि whenever photon incident on the metal, photo electrons will be emitted। क्लियर? चलो अब ऐसे ही नंबर 32 क्या दिया है हमें 32 में? पढ़ो क्वेश्चन अच्छी तरह से। नंबर 32 obtain the de Broglie wavelength of neutron of kinetic energy 150 electron volt as you have seen exercise 11.31 मतलब आगे वाला of electron beam energy is suitable for the crystal diffraction experiment। would neutron beam of same energy of be equally suitable? उसको हमें एक्सप्लेन करना है और उसका सेकंड पार्ट भी है obtain the de Broglie wavelength associated with thermal neutrons of room temperature और explain why fast neutrons of beam thermalize with environment before it can be used neutron diffraction experiment। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ एनर्जी दे रखी है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में एनर्जी गिवन है, एनर्जी इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो उसको जूल में कन्वर्ट कर दे देन 1.6 10⁻⁻19 जूल इतनी एनर्जी है। और हमें पूछा है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो हमारे पास इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है यूजिंग लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/√2mE। वोल्टेज के हिसाब से हम लिखते हैं 2meV, एनर्जी के हिसाब से बोल देंगे डायरेक्ट E। और यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन तो दे रखा है हमें, वी कैन से लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p, p होता है √2mE। याद करो उसको, यहाँ से बोल सकते हो बिकॉज
E is p square upon 2m. Okay, then wavelength is 6.625 10 to the power minus 34. ये 2. What is the mass of neutron? 1.675 10 to the power minus 27. और एनर्जी यहाँ पर है कुछ 150 1.6 10 to the power minus 19. करो उसकी कैलकुलेशन। बस पहले पावर देख लो कि ये पावर जो है वो इवन में आना चाहिए। अगर ओड हुआ तो डायरेक्ट इसका रूट नहीं निकलेगा, तो ये इवन हो जाएगा वैसे, क्योंकि 27 और 19 को ऐड करो, दोनों माइनस है, तो इवन मिल जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करो और कितनी वेवलेंथ मिलती है वो देखो। देन वेवलेंथ कुछ मिलेगी तुम्हें 2.34 10 to the power minus 12 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द अर्लियर उसकी वेवलेंथ हमने दे रखी है कितनी है 10 raised to minus 10। We can say given wavelength -10 मीटर। तो जो भी न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी अगर 150, उसकी वेवलेंथ 10⁻12 होगी, उससे ये इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है, और ये जो भी साइज है वो बहुत ज्यादा है ना। देन यूजिंग दिस वेवलेंथ ये न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इंटरेक्ट कब करेगा? जब उसकी साइज ज्यादा हो तो, है ना। ये तो है वो ऐसे ही पास हो जाएगा, मतलब यूजिंग दिस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एमिटेड, ऐसा बोल सकते हैं। हियर वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन is much less, so photoelectrons will not be emitted। चलो सेकंड पार्ट उसका, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलो थर्मल एनर्जी से कुछ बोल रखा है हमने, तब हम बोले कि थर्मल एनर्जी कितनी होती है, तो थर्मल एनर्जी अकॉर्डिंग टेम्परेचर इज 3/2 kBT। तो ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन E is equal to 3/2 kBT, और वो एनर्जी होगी काइनेटिक के टर्म्स में, मतलब यही होगी p²/2m, that is 3/2 kBT, where kB is a Boltzmann constant। चलो पहले तो मोमेंटम निकाल दो, 2 कैंसल √3m kBT, तो हमें वेवलेंथ मिलेगी। नाउ लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p, h/√3m kBT। Here kB की वैल्यू याद रखो 1.38 10 to the power minus 23 जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर कुछ 27 डिग्री सेल्सियस। ये देखो केल्विन में है तो हो जाएगा 300 केल्विन। चलो अब यहाँ पर सब वैल्यूज रखो इसकी, h की वैल्यू और ये, और तुम्हें कैलकुलेट करना है उसका आंसर, और वेवलेंथ कितनी मिलेगी बोलो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे मिल रही है कुछ 1.45 10 to the power minus 10 मीटर, मतलब 1.45 एंगस्ट्रॉम, और ये जो गिवन है एज ए 1 एंगस्ट्रॉम से कुछ सिमिलर है, तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं। मतलब नीचे लिख देना है तुम्हें अपने आप के, यूजिंग थर्मल न्यूट्रॉन्स the photoelectrons will be emitted because the given wavelength is similar to the calculated wavelength. Yeah, you can say okay, during the energy, thermal energy
और जो बोल सकते हैं कि थर्मल न्यूट्रॉन्स आर मोर सुटेबल बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज सिमिलर टू द गिवन वेवलेंथ, तो उससे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकता है। ये जो है वो बहुत स्मॉल है, इसीलिए ये एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो सकते। ओके, आया समझ में? ऐसे अब नंबर 33 क्या दिया है हमें 33 में? पढ़ लो क्वेश्चन अच्छी तरह से। नंबर 33, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द वोल्टेज 50 किलोवाट, determine the de Broglie wavelength associated with the electrons. If other factors are taken to be roughly same, how does the resolving power of an electron microscope compare with an optical microscope which use yellow light? यहाँ पर कुछ ऐसे रिजॉल्विंग पावर का कुछ दिया है, तो चैप्टर नंबर 10 में रिजॉल्विंग पावर भी। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या, तो रिजॉल्विंग पावर मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है। रिजॉल्विंग पावर मतलब है क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो द टू नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली क्लियर। मतलब कोई भी तुम ऐसे इंस्ट्रूमेंट ले लो, तुम्हारा ऐसे कैमरा ही ले लो, चलो, तो कई कैमरा में तुम फोटोग्राफ्स लोगे तो उसमें जो भी पिक्चर है वो क्लियर होगी। ऐसे जो कम मेगापिक्सल वाले कैमरा से तुम पिक्चर लोगे, उसकी ऐसे फोटो खींचोगे तो क्या होगा, उससे थोड़ा कम रिजोल्यूशन मिलेगा तुम्हें, मतलब उसमें इमेज जो है वो ब्लर हो जाती है। तो जहां पर क्लियर है मतलब जो छोटी छोटी चीज है अंदर वो भी तुम्हें क्लियर दिख रही है, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है उसको तुम ऐसे अलग अलग देख पाओ, उसकी जो एबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज रिजोल्विंग पावर। मतलब कितना नियर है और वो तुम्हें अलग अलग दिखा दे, दैट इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर। बाकी डिटेल में चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। तो यहाँ पर हमें इसको कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वोल्टेज हमें दे रखा है कि V इज इक्वल टू 50 किलोवाट, मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, ऐसा बोल सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। और उसकी हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ करनी है, तो वोल्टेज के हिसाब से भी हमारे पास इक्वेशन है, ऐसा बोल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ लेब्रा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m, एनर्जी के हिसाब से E और वोल्टेज के हिसाब से EV बोल देंगे। तो चलो वैल्यू रख दो सर, 6.625 10⁻⁻34, ये 2 मास इलेक्ट्रॉन है इसलिए 9.1 10⁻⁻31 1.6 10⁻⁻19 और वोल्टेज है 5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पर वापस देखो कि अगर पावर तुम्हें इवन मिले तो ही तुम उसका रूट ले सकते हो, ओड में नहीं। बस इतना ध्यान रखो और करो उसकी कैलकुलेशन, तुम्हें ही करनी है, मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। और इसका कुछ तुम्हें आंसर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मिलेगी 0.5494 10⁻⁻11 मीटर। अगर 5.94 करो देन -12 मीटर मिलेगी। चलो ओके, इसको बोल देना है तुम्हें नंबर 1। अब हमें करना क्या है, इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के साथ। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की येलो लाइट हमें बोल रखी है, तो येलो लाइट की वेवलेंथ तुम्हें ऐसे गिवन होगी वहां पर, और यहाँ पर उसकी वेवलेंथ तुम्हें यूज करनी है 550 नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ
a yellow light, lambda is equal to 550 10 to the power minus 9 मीटर, 550 नैनोमीटर है उसकी। ओके, और याद रखो कि रिजॉल्विंग पावर जो 10 चैप्टर में है उसका इक्वेशन, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये यहां पे अभी याद कर लो। तब अब अगर हम इसका रेशियो के हिसाब से बोल दें तो हमें करना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, टी लिख देते हैं इसको। देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप मतलब विजिबल लाइट के लिए, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये जो होगा वो मैं बोल सकता हूँ येलो लाइट के लिए होगा और ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो ये कितना 550 माइनस 9 डिवाइडेड बाय ये कितना 5.94 10 टू द पावर माइनस 12। करो कैलकुलेशन, ये कुछ तुम्हें मिल सकता है 10 टू द पावर 5 के टर्म्स में, क्योंकि ये 5.94 है, 5.494 सॉरी, ये होगा 5.49, तो ये तुम 5.5 बोल सकते हो। हाँ, करेक्शन कर लेना। देन इट इज 5.5, तो नियर अबाउट 10⁵ मिलेगा। मतलब फॉर माइक्रोस्कोप the resolving power is 10⁵ times that of optical telescope, है ना। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप के कंपेयर में माइक्रोस्कोप का कितना 10⁵ टाइम्स, मतलब बहुत नियरर चीज है, उसको भी वो ऐसे अलग अलग दिखा सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ऐसे छोटी चीज है, ऐसे माइन्यूट ऑब्जेक्ट है, अगर उसका हमें कुछ डिटेल में चाहिए तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम ऐसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं कर पाते, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं कर पाते, वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं। क्लियर?